Everybody, in this video, we are going to start with chapter number 5, challenges to and restoration of the Congress system. देखिए पढ़ने क्या वाले हैं, पढ़ने बड़ी सिंपल सी बात वाले हैं कि अभी तक हमने चैप्टर ये जब से बुक ही स्टार्ट की है वी हैव रेड मल्टीपल चैप्टर्स और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस के बारे में, बिकॉज कांग्रेस एक पार्टी निकल कर आ रही है, रूलिंग पार्टी निकल कर आ रही है, इंडिपेंडेंस में कौन से मेजर लीडर्स थे जिन्होंने हेल्प की और मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें आपने देखी हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है, इस ड्राइंग पे हम आएंगे। बट अगर चैप्टर का नाम हम समझें तो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, मतलब कोई चैलेंज आया था कांग्रेस सिस्टम में। हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा या फिर जब हमने अपने फर्स्ट इलेक्शंस के बारे में पढ़ा, तब हमने ये देखा कि जैसे कांग्रेस अपने अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस को लेकर चल रही थी। कोई भी कन्फ्लिक्टिंग हो जाए तो कांग्रेस के अंदर ही सेटल हो जा रहा था। तो कांग्रेस का आपने देखा कि पहले इलेक्शंस में कांग्रेस वॉन, इतनी सीट्स उसको मिली। या फिर आप देख सकते हो कि कांग्रेस की अपने आप में ही एक डोमिनेंस थी। और अगर आप वन पार्टी डोमिनेंस की बात करो, रजनी कोठारी जी ने जिसको कॉइन किया है, तो वन पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस की अच्छे खासे टाइम तक एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे चैप्टर किया गया है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो दो चीज़ें बड़ी साफ हो जाती हैं कि कांग्रेस सिस्टम को कोई चैलेंज करेगा, कोई चैलेंजेस कांग्रेस सिस्टम के सामने आएंगे, कांग्रेस पार्टी के सामने कोई चैलेंजेस आएंगे, कोई चैलेंजेस वो फेस करेगी। और दूसरा रिस्टोरेशन, चैलेंज करेगी, अंदर जाएगी, अंडरग्राउंड जाएगी और फिर वो बाहर आएगी, मतलब रिस्टोर भी होगी। इट विल लूज इट्स फेम एंड गेट इट बैक। दिस इज द चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन कांग्रेस सिस्टम, कि कैसे कांग्रेस सिस्टम के सामने चैलेंजेस आए और कैसे उसने अपने आप को रीस्टोर किया, कैसे उसने अपने आप को चेंज किया। या फिर आप ये भी कह सकते हो जब वो रीस्टोर होकर आई तो वो एक अलग ही कांग्रेस बनकर आई। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिखा रहा है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़िए, बॉक्स से पढ़िए। ओरिजिनली द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कांग्रेस एक पेयर ऑफ बुलक्स था। ये आपका आपका जैसे फर्स्ट फोटो में आपको दिख रहा है, दैट वाज द सिंबल ऑफ कांग्रेस। दो बुलक्स थे उसमें, ठीक है, ये गांधी जी नहीं थे। The famous cartoon depicts the changes within the Congress leading to head-on confrontation in the 22nd year after independence. वो क्या दिखा रहा है कि भैया कैसे 22 years after independence, कैसे वो हमारे पास इंडिपेंडेंस के बाद 22 years अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 69 आ गया। कि कैसे 69 में कांग्रेस हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन पर आ जाती है। अब देखिए समझिए हो क्या रहा है। आपका ये फर्स्ट ईयर चल रहा है, ये दोनों बड़ी आराम से चल रही हैं। अगर आपने किसी ने हीरा मोती वाली स्टोरी पढ़ी है, याद आ रही है, तो दिमाग में थोड़ा बहुत आना चाहिए कि बड़ी खुश हैं ये दोनों, हीरा मोती टाइप रिलेशनशिप है इनका, बड़े खुश हैं ये। फर्स्ट ईयर चल रहा है, मतलब देखो अगर आप थोड़ी सी इसको कनेक्ट करो, थोड़ा सा अगर आप इसको कनेक्ट करो, तो आपको इंडिपेंडेंस कब मिली है, आपको इंडिपेंडेंस मिली है 47 में, है ना। 47 में आपको इंडिपेंडेंस मिल गई। हमारे पास इलेक्शन कब हो रहे हैं, हमारे पास इलेक्शन हो रहे हैं 52 में। तो 52 में हमारे पास इलेक्शंस हुए, कांग्रेस के अंदर ही सारे फैक्शंस हैं, कांग्रेस अपोजिशन के पास चांस ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के पास सारे मेजर लीडर्स हैं, कांग्रेस एक बड़ी अकोमोडेटिंग पार्टी है और बड़ी एक अम्ब्रेला टाइप की पार्टी है, बड़ी अच्छी पार्टी है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से चल रही है कांग्रेस, अंदर से उसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, इट हैज़ ऑल दी प्रोज कॉन्स, कुछ देखने को मिल नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस बड़ी अच्छी चल रही है। तो ठीक है, दिस इज फर्स्ट ईयर, पहला जो उसका साल होगा। तो उसका पहला साल अगर 52 में स्टार्ट हुआ है तो फिर वो ख़त्म कब हो रहा है, मतलब दूसरा साल या फिर आप 9 साल के बाद बात करो। तो जैसे 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो 47 + 9 अगर आप करेंगे तो आपके पास 56 का टाइम पीरियड आ गया। अब 56 के टाइम पीरियड में आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, बिल्कुल विजिबली आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट हाँ कन्फ्रंटेशन आपको दिख रही है कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पे अगर आप देखो, अब हम यहाँ पे कौन सी पीरियड थे, या 52 मान लो या फिर आप फर्स्ट ईयर मान लो। 47 इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस बड़ी अच्छी थी, फर्स्ट ईयर मान लो। अगर 9 ईयर्स मान लो तो इंडिपेंडेंस की 9 ईयर्स बाद, मतलब 47 + 9, 47 + 9 आपके पास क्या आ गया, 56, है ना। तो 56 ईयर्स आपको अंदर अंदर कोई कन्फ्रंटेशन दिख रही है, स्वतंत्र पार्टी छोड़कर चली जाएगी। अब यहीं से अंदर अंदर आपको दिखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब 17 साल हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं, मतलब आप 47 में 17 ऐड कर दो, है ना। 47 में 17 ऐड करोगे तो ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया 4 5 6 64। अब देखो 64 में आ गए, अब 64 में क्या होता है, 64 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है, नेहरू जी पासेज अवे। अब जब आफ्टर डेथ ऑफ नेहरू, तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि आफ्टर नेहरू हु, है ना, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं। कि आफ्टर नेहरू हु, नेहरू एक लीडर थे, दे देवर अ लीडर ऑफ द कांग्रेस। अब नेहरू के बाद सक्सीड कौन करेगा, क्या हमारे देश में इंडिपेंडेंस का जो ये सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, फॉरेनर्स वर टर्मिंग इट एन एक्सपेरिमेंट, राइट, तो क्या वो लास्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मल्टीपल स्पेकुलेशंस दे एग्जिस्टेड, है ना। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी वीक होती है, आपको दिख रही है अंदर, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है। देखो सबसे पहले क्या चीज़ थी,
कि आफ्टर आफ्टर नेहरू हु, उसके बाद हमारे पास शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री जी के बाद शास्त्री जी डाइज, अनफॉर्चुनेटली उनका टेन्योर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। शास्त्री जी के बाद क्या आता है, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी को इलेक्ट किया जाता है। अब इंदिरा गांधी के कंपेटिटर थे मोरारजी देसाई जी। अब इन दोनों के बीच में आपको देखो सक्सेशन फिर से पीसफुली ही होता है, बट कहीं ना कहीं आपको टसल देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं विद इन पार्टी आपको देखने को मिलेगा कि जो सीनियर लीडर्स हैं या सीनियर लीडर्स हैं वो कैसे अपनी पावर एग्जर्ट करें। आप चैप्टर पढ़ोगे आपको और रिलेट होगा। तो 17 साल हो गए हैं, 64 पे आप आ गए हो। 64 में आपको दिख रहा है कि भैया हाँ पार्टी अब उतनी स्ट्रांग, उतना इस बीच में द पीपल हैव अ पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन देम, फिक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। 22 ईयर्स हो गए हैं, ये तो बिल्कुल ही भिड़ने को आ गई है। अब क्या होगा, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट होगा, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट होगा, कांग्रेस ओ बनेगी, कांग्रेस आर बनेगी, क्या होगा कैसे होगा वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। एंड पर्सनली दिस बुक इज रियली रियली ग्रेट, क्योंकि देखिए पता है क्या है, ना आप थे ना मैं थी जब इमरजेंसी थी, बट it is so very important for us as students of political science to read the political history of India itself, है ना। तो पढ़ते हैं कैसे करते हैं। देखो 22 ईयर्स हो गए हैं, तो मतलब आप मान के चलिए 47 में 22 आप ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 8 आ गया, 68 आ गया। 68 का टाइम पीरियड है। तो 68 में क्या होगा, 68 में भिड़ जाएंगे ये लड़ने को, उतर आएंगे बिल्कुल ही। जैसे होता है ना कि भाई बहन इन द स्टार्टिंग ईयर्स, फिर लड़ भिड़ रहे हैं, फिर बिल्कुल थोड़ी बात नहीं कर रहे हैं, और फिर बस चलो लेट्स फाइट। बट हाँ, ये ऐसा रिएक्शन नहीं होता है पेरेंट्स का, पेरेंट्स का रिएक्शन थोड़ा हो जाता है। चलिए, जोक्स अपार्ट, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन द चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि कांग्रेस सिस्टम कैसे इमर्ज होकर आया है। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट चैलेंज ड्यूरिंग 1960, 1960 में सबसे पहला चैलेंज कांग्रेस सिस्टम को फेस करना पड़ा। एज पॉलिटिकल कंपटीशन इंटेंस हो गया, कांग्रेस फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन इट्स डोमिनेंस। डेंजरस जैकेट कहा जाता है 1960 को, क्यों कहा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हम टॉपिक करेंगे बिल्कुल, आई विल डिस्कस इट कि 1960s को डेंजरस जैकेट क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिगेन मोर इंटेंस, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इंटेंस हो जाता है, कांग्रेस फाइंड्स इट डिफिकल्ट, वो अपनी डोमिनेंस नहीं बना पा रही है। चैलेंजेस आते हैं, अपोजिशन से चैलेंजेस आते हैं, विद इन द स्ट्रक्चर भी अब चैलेंजेस आ रहे हैं। दैट वाज मोर पावरफुल एंड लेस डिवाइडेड देन बिफोर। पहले क्या होता कि भैया वोट्स डिवाइड हो रहे हैं, या फिर अपोजिशन अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही है। आप स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ कांग्रेस में देखोगे तो बड़ी बड़ी मिनिमलिस्टिक सी अपोजिशन है। अगर आप पिछला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक कार्टून भी है जहाँ पर देयर इज अ ट्री, उस पे मेजर लीडर्स ऑफ कांग्रेस बैठे हैं और यहाँ से ऐसे रोप से खींचने की कोशिश कर रहे हैं द अदर लीडर्स। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कांग्रेस की जो अपोजिशन थी बड़ी वीक थी, बट अब ऑपोजिशन भी स्ट्रांग हो गई है। कांग्रेस अंदर से भी चैलेंजेस फेस कर रही है फ्रॉम विद इन। पार्टी अपनी अकोमोडेट नहीं कर पा रही है, डिफरेंसेस अकोमोडेट नहीं कर पा रही है, फिक्शन आ गया है। इन दिस चैप्टर वी पिक द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने जहाँ से अपनी कहानी छोड़ी थी वहां से हम उठाने वाले हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन कैसे हुआ। नेहरू जी डाइज इन 64, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ही डाइज इन 64। एंड उनके बाद पॉलिटिकल ट्रांजिशन कैसे होगा, अपोजिशन एक साथ कैसे आएगी, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट कैसे होगा, और वो स्प्लिट कांग्रेस की डोमिनेंस को चैलेंज कैसे करेगा। जो अब नई कांग्रेस आएगी, हमने देखे थे ना चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि भैया चैलेंजेस क्या क्या आए हैं। अब रीस्टोर भी तो करेगी, तो जब रीस्टोर करेगी तो कैसे करेगी, ये पार्टी नई कैसे बनकर आएगी, इंदिरा गांधी के अंडर कैसी नई कांग्रेस बनकर आई, और कौन से चैलेंजेस उसने उन्होंने फेस किए। एनालाइज हाउ कौन सी कैसी न्यू पॉलिसीज नई आइडियोलॉजीज फैसिलिटेट कर रही हैं कांग्रेस सिस्टम की रिस्टोरेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अब लेट्स रीड इट आउट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि भैया 1960s को डेंजर जैकेट क्यों कहा गया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू इट, आप ही न्यूज़पेपर कटिंग देखिए। प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज डेड, ब्लैंक ये आ गया, कंट्री स्टन्ड बाय सडन एंड, स्टेट मॉर्निंग फॉर 12 days। ठीक है, आपको समझ आ रहा है यहाँ पे। न्यू दिल्ली May 27, Prime Minister Nehru is dead. His life ebbed away a little before 2 p.m. He had been unconscious out since early in the morning. ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज डाइड एंड इट इज दैट द स्टेट हैज गॉन इन मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग हिज डेथ। और उसके बाद आता है ये, अब इसको समझिए थोड़ा, कैसे समझिए।
आपको यहाँ से दिख समझ आ रहा है कि नेहरू जी हैं। अब यहाँ पर एक वॉइड एग्जिस्ट कर रहा है, वॉइड एग्जिस्ट कर रहा है मतलब खालीपन। एक पोस्ट जो इस नेशन को संभाले बैठी है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, वो खाली हो गई है। उस पोस्ट पे कोई कौन आएगा? क्या फिर डेमोक्रेसी इस नेशन में सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कंट्री में एक वॉइड आ गया है। अब पढ़िए वॉइड क्या है, कैसे है, क्या आ गया है। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। अगर पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज आ गया है कि भैया पॉलिटिकल सक्सेशन क्या होता है, अब इसके बाद कौन, आफ्टर देम हु। देखिए, पॉलिटिक्स इज एज सिंपल एज दैट, पोजीशन इज पावर। और देखो अभी तो आप मेलिग्नेंट पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलती है, पावर टेसल भी आपको देखने को मिलते हैं। उस टाइम तो चलो पॉलिटिकल सक्सेशन भी बड़ी मेच्योरली हो रहा था इस टाइम पीरियड की अगर आप बात करें। बट स्टिल एज सून एज अ पोस्ट इज एम्प्टी, वी हैव टू लुक फॉर अनदर पर्सन टू फिल इट अप, है ना। और ये तो प्राइम मिनिस्टर की जॉब है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ही passes away in May 1964. He has been unwell for more than a year. He had generated a lot of speculation about unusual question of succession आफ्टर नेहरू हु, कि नेहरू जी के बाद कौन। बट इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, दिस सिचुएशन गेव राइज टू मोर सीरियस क्वेश्चन, आफ्टर नेहरू व्हाट। समझिए समझिए, सिर्फ पढ़िए मत, समझिए। पॉलिटिकल सक्सेशन का क्वेश्चन है। अब यूजुअली क्या है, मान लेते हैं आज प्रेजेंट टाइम पे, मान लेते हैं कोई पोस्ट है, गॉड फॉरबिड, वो खाली हो जाती है बिकॉज अ पर्सन डाइज और एक्स वाई जी रीजन। तो हम सोचते हैं कि भैया ठीक है, इस पोस्ट पे कोई कौन आएगा, ठीक है। क्या हम ऐसे सोचने लग जाते हैं कि अगर कि अब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा? नहीं। बिकॉज वी आर, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग एंड डेमोक्रेसी हैज सस्टेन्ड इन आवर नेशन, राइट। वेर एज अगर आप अब इस टाइम पीरियड की बात करें तो 64 है, 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है। 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली है, 52 में हमने इलेक्शंस कराए हैं। 64 के टाइम पीरियड में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नेहरू है, प्रोमिनेंट लीडर है, ही डाइज। तो अब आपको लग सकता है कि हाँ कितने साल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। बट ऑल दी आईज वर ऑन इंडिया, बिकॉज इंडिया पे क्वेश्चन उठ रहा था। देखो हमने 52 में इलेक्शंस कराए, तो द वर्ल्ड थॉट कि हम इलेक्शंस नहीं करवा पाएंगे। और अगर आप चैप्टर को याद करो तो वहाँ पे स्टेटमेंट्स भी ऐसी थी कि नेहरू वुड लिव टू एडमिट दैट दिस वाज अ मिस्टेक, दैट दिस वाज एक्सपेरिमेंट, वाज अ फेलियर, ये वो सब। 52 में हमने इलेक्शंस करवा के ये प्रूव किया कि लिटरेसी, हमारी पूरी कंट्री लिटरेट नहीं थी। देयर वाज इमेंस लिटरेसी, डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट हमने अपने देश में इलेक्शंस कराए, डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस कराए और गवर्नमेंट बनवाई। बट देयर वर स्टिल स्पेकुलेशंस कि क्या हमारे नेशन में डेमोक्रेसी सस्टेन कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो आसपास कंट्रीज है वहां पर नहीं कर पा रही है। So this newly independent nation, will it be able to sustain democracy? That was the question है। तो सिर्फ यही नहीं था कि नेहरू के बाद इस पोस्ट को कौन संभालेंगे, नेहरू के बाद व्हाट, देश का हाल क्या होगा, कौन, विल डेमोक्रेसी इवन बी एबल टू सस्टेन जो हमने सोचा था, कैन थिंग्स टर्न द अदर वे अराउंड, दीज स्पेकुलेशंस एग्जिस्टेड। The जो second question था, it arose from serious doubts about many outsiders about whether India's democratic experiment will survive after नेहरू, कि नेहरू के बाद इंडिया के जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है वो सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। इट वॉज feared that like so many other newly independent countries, डर था, किस चीज़ का डर था, कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं आप आसपास उठा के देखिए उस टाइम पीरियड में, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पा रही है। कहीं पर डिक्टेटरशिप आ रही है, डिक्टेटरशिप कहाँ आ रही है, हमारे पड़ोसी पे ही आ रही है, हमारे पड़ोसी ही डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जिन्ना की डेथ के बाद डेमोक्रेसी कहाँ सस्टेन कर पाई है। और जिन्ना डाइड इंडिपेंडेंस के बाद, तो जिन्ना अपना टेन्योर भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, है ना, ही डाइड। तो इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज डेमोक्रेटिक सक्सेशन। तो ये माना जा रहा था कि जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज डेमोक्रेसी नहीं सस्टेन कर पा रही है, तो देयर वर स्पेकुलेशंस कि इंडिया नहीं कर पाएगी एक सक्सेशन। सक्सेशन मतलब नेहरू के बाद हम अपनी डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for army. आर्मी पावर में आ जाएगी, आर्मी पावर ले लेगी। आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए सैम बहादुर वाली मूवी से, बड़ी अच्छी मूवी है। तो देयर वर स्पेकुलेशंस दैट द आर्मी विल टेक ओवर द कंट्री। बिसाइड्स देयर वर डाउट्स इफ द न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू, अगर देखो सिर्फ ये डाउट नहीं था कि उसकी पोस्ट पे कौन आएगा, क्वेश्चन था कि अब जो लीडरशिप थामेंगे, क्या वो जो मल्टीपल क्राइसिस जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। 1916 was labeled as dangerous decade। देखिए टॉपिक ही आ गया यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा कम कंटेक्स्ट में आपको और भी बताती हूँ। देखिए पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। 1960s को क्या
क्या कह दिया गया है, डेंजरस डेकेड कह दिया गया है, 64 में पॉलिटिकल सक्सेशन आ गया है, और एक बार नहीं 2 बार आएगा। देखिए 1960s was labeled as dangerous decade when अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, पोवर्टी है, इनइक्वालिटी है, कॉमनल रीजनल डिविजन्स है, और इससे देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि हमारा डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट फेल कर जाए। तो दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी अटेंडेड। इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना ऑप्शन नहीं है, ढूंढना ही ढूंढना पड़ेगा। और इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट भी कर सकती है, इस लेवल तक का डर था कि कंट्री डिसइंटीग्रेट कर सकती है, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट हमारा फेल हो सकता है। तो दिस वाज द इंटेंसिटी ऑफ स्पेकुलेशन दैट एग्जिस्टेड। अब इस 1960s को डेंजर सेकेंड क्यों कहा गया है? देखो थोड़ा सा रिलेट करो, क्या 1960s में हमने कोई वॉर लड़ा है? याद करो थोड़ा सा याद करो, क्या हमने 1960s में कोई वॉर लड़ा है? डेंजर्स हमने देखो इसी बुक में हमने पढ़ा है, 1960s में कोई वॉर हुआ हमारा? 62 में कोई वॉर हुआ? देखिए 1962 में अगर आपको याद आ गया है तो वेल एंड ग्रेट, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। नहीं याद आया तो मैं आपको बताती हूँ। देखो 1960 को डेंजर जैकेट क्यों कहा गया? 1962 में हमारे पास सीनो इंडिया 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 वॉर हुआ, सीनो इंडिया वॉर हुआ, हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ। उसमें वी फेस्ड हैवी डैमेजेस, हम हार गए उस वॉर में सैडली। एंड अगेन देयर वर मल्टीपल डैमेज दैट इंडिया हैड टू सफर ऑन इट्स एंड, ठीक है। और इंटरनेशनली भी दिस वाज नॉट अ गुड इमेज दैट इंडिया पुट फोर्थ। 62 में वॉर हुआ, ठीक है, हम हार गए। 62 की बात हो रही है, 62, राइट। 62 में हमारे पास वॉर हुआ, वी लॉस्ट, सीनो इंडिया वॉर की बात की जा रही है। उसके बाद 65 में हमारे पास वॉर हुआ, ठीक है, वेरी गुड। 65 में वॉर हुआ, नहीं वेरी गुड नॉट इन द सेंस कि ठीक है आपको याद है। 65 में आपका वॉर हुआ, 65 में वॉर हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट में वी लॉस्ट शास्त्री जी। बट अगेन 65 की वॉर में आपको भैया 65 को पाकिस्तान के साथ हमने वॉर किया, हम तो जीत गए थे, ऐसे वैसे हवा में थोड़ा जीत गए थे। देखिए हो क्या रहा है, इंडिया इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे इंडिया की अच्छी नहीं है नाउ, बिकॉज हमारा वॉर में एक्सपेंडिचर इतना चला गया, हम जीते तो वी वन द वॉर, बट द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस वाज गुड इनफ। तो वी हैड टू सफर दैट एक्सपेंडिचर ऑल्सो। इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ एंड वी लॉस्ट शास्त्री जी। चलिए ये तो स्पॉइलर हो गया आपके लिए, है ना? ये तो आगे पढ़ना था हमने, चलो कोई बात नहीं। 65 में ताशकंद एग्रीमेंट होता है, वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर अगेन, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी इवन डाइज। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, नेहरू जी 64 में डाइड, एंड देन ताशकंद एग्रीमेंट में शास्त्री जी डाइड। 67 में आप देखेंगे कांग्रेस अपने अंदर भी सफर कर रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर डिफेक्शन आ रहा है, इंटरनली उसके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर शास्त्री जी की डेथ के बारे में आपको बता दिया। 67 में क्या हो रहा है, 67 में आप देखेंगे कि कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं आई। क्यों नहीं आई भैया? फूड क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस चल रहे हैं, 64 65 7 के बीच में फूड क्राइसिस चल रहे हैं, 64 से 67 के बीच में फूड क्राइसिस चल रहे हैं, देश में फूड क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। नेहरू जी डाइड, आफ्टर हिम शास्त्री जी डाइड विदाउट कंप्लीटिंग हिज वो। तो क्वेश्चन तो सबसे बेसिक से बेसिक चीज हमारी डेमोक्रेसी पे ही उठ गया है कि क्या इस नेशन में डेमोक्रेसी चल भी पाएगी? तो आपने क्या देखा, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स है, पोवर्टी है, इनइक्वालिटी है, कॉमनल रीजनल डिविजन्स है, एक्सेट्रा, एंड दिस कुड लीड टू फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट और इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। सो वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद द टॉपिक चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, और उसी वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी टू कंटिन्यू विद इट। बट दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हमने इस वीडियो में देखा कि सबसे पहले तो हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद व्हाट वाज द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, 64 में नेहरू जी डाइड। उसके बाद हाउ इज 1960 अ डेंजरस डेकेड, क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है। सिर्फ ये 4 लाइन 3 लाइन लिखोगे नहीं होगा। आई हैव टोल्ड यू पॉइंट्स, नोट डाउन। 62 में सीनो इंडिया वॉर हुआ, चाइना के साथ हमारे पास वॉर हुआ, वी लॉस्ट। 65 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट में वी लॉस्ट शास्त्री जी। और अगेन इंडो पाकिस्तान वॉर के साथ वॉर की वजह से हमें इकोनॉमिक रेप्रिकॉशंस भी फेस करने पड़े। फिर 67 में कांग्रेस इंटरनली सफर कर रही है, बट चलो अगर डिफेक्शन के बारे में आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। 66 में शास्त्री जी डाइड, 67 में कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं है, और 64 से 67 में आपको फूड क्राइसिस भी है। और अगर आप इंटरनेशनली उठाकर चले तो इंटरनेशनल तो कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा है, इंटरनेशनली तो और भी बुरे हाल है, कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप लिख सकते हो, अगर आपको कुछ ही नहीं आ रहा तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस लिख लो, ठीक है। तो पॉइंट्स आपके बन गए हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स बन गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वाज 1960s अ डेंजरस डेकेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रीड इट, गेट इनटू इट एंड डू इट। नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।